पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में मिट्टियां। मध्य प्रदेश में मिट्टियां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ दिनों पहले अभी जो पीएससी का पेपर हुआ था उसमें भी मिट्टियों से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। अब ये मिट्टियां मैं आपको मैप से पढ़ाने वाली हूँ। मैप मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। इसके पहले मैंने मध्य प्रदेश का मैप ये वाला वीडियो बनाया है। इसके अलावा गठन, पठार और भौगोलिक विस्तार बता दिया है। आज हम जो मध्य प्रदेश में मिट्टियां पढ़ने वाले हैं उसको मैं पूरा मैप से बताऊंगी। अगर आपने मध्य प्रदेश का मानचित्र मैप नहीं देखा है तो उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देख लीजिए। अब शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में मिट्टियां। तो सबसे पहले मैं मैप बताऊंगी। ये देखिए, मैप में हमें पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की जो मिट्टियां हैं वो मध्य प्रदेश में कहां कहां फैली हुई हैं, किस जिले में कौन सी मिट्टी है। इस प्रकार के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे काली मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है या आपकी कछारी मिट्टी है, मिश्रित मिट्टी है, ये किस जिले में पाई जाती है। क्लियर है कि नहीं है। अब ये बना, मैंने खाली मैप बनाया है। इस मैप में हमें मिट्टियां पढ़नी है। तो सबसे पहले ये जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ मैंने आपको बताए थे 2 संभाग, चंबल और ग्वालियर। क्लियर है। तो यहाँ पर है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। ये जो पोर्शन है यहाँ पर है काली मिट्टी। ये काली मिट्टी आपकी शिवनी तक जाएगी, शिवनी। तो यहाँ पर है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर है मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? मिश्रित मिट्टी। और यहाँ लाल पीली मिट्टी। इसके अलावा अब मैप में आप देख रहे हैं मैंने 4 मिट्टियां बनाई हैं। और मध्य प्रदेश में टोटल कितनी मिट्टियां हैं? 5 मिट्टियां। एक मिट्टी क्यों नहीं बनाई मैं आपको बता दूंगी, जो कि है कछारी मिट्टी। क्लियर है। अब जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो जैसे हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियां, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मिट्टी आखिर है क्या। तो मिट्टी जो शब्द है वो इसकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। तो मिट्टी कहाँ है? मिट्टी, आप जब भी घर से बाहर निकलते हो आपको क्या मिलता है? मिट्टी। तो धरातल, हमारा जो धरातल है, हम धरातल पर निवास करते हैं। धरातल की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? मिट्टी होती है, जिसमें पेड़ पौधों को उगने के लिए क्या पाए जाते हैं? आवश्यक खनिज तत्व पाए जाते हैं। मिट्टी का निर्माण पूछा जाए तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपक्षरण से या नदी के द्वारा चट्टानों के अपर्दन से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पता चला मिट्टी क्या है। मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां हैं वो टोटल है 5 प्रकार की। कितनी मिट्टियां हैं टोटल? 5 मिट्टियां हैं। जलोढ़, काली, मिश्रित, लाल पीली और कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी मुख्य रूप से, वैसे कछारी मिट्टी का मतलब है बाढ़ द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई। तो अब नदियां मध्य प्रदेश में बहुत सारी हैं, बहुत सारी नदियों का यहाँ से उद्गम होता है, इसके कारण इसे नदियों का मायका भी कहते हैं। क्लियर है। तो इतनी सारी नदियों के द्वारा बहाकर जो लाई गई मिट्टी है वो कौन सी है? कछारी। मुख्य रूप से ये मिलेगी श्योपुर मुरैना वाले एरिया। क्लियर है। अब शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल मिट्टी मैंने कितनी बता दी? 5 मिट्टियां बताई। सबसे पहले शुरू करते हैं हम काली मिट्टी से। किससे शुरू करते हैं? काली। अब आप एरिया वाइज देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक विस्तृत मिट्टी कौन सी है, सर्वाधिक एरिया क्षेत्रफल में फैली हुई मिट्टी, तो वो कौन सी मिट्टी है? आप मैप में आराम से देख सकते हैं। देख लीजिए कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। शुरुआत करते हैं काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। क्लियर है। काली मिट्टी का निर्माण, यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें हैं, चट्टानों का एक प्रकार होता है, बेसाल्ट चट्टानें हैं। अब ये बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनी? तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हो रही थी तब उसमें लावा था। अब लावा आपने देखा होगा वर्तमान में भी ज्वालामुखी फूटते हैं। जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो उससे क्या निकलता है? लावा। अंदर अगर धरती के तो वो क्या कहलाएगा? मैग्मा। और अगर धरती के बाहर है तो वही चीज क्या कहलाएगी? लावा। तो जब लावा पृथ्वी से बाहर निकला
पृथ्वी का ऊपरी एरिया क्या था, ठंडा था, और अंदर लावा कैसा था, गर्म। धीरे धीरे लावा क्या हो गया, ठंडा हुआ। जैसे ही लावा ठंडा हुआ उसने क्या बना लिया, चट्टान, एक कठोर पोर्शन बना लिया, और उसी चट्टान में लगातार अपक्षरण अपरदन के कारण किस मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी में फॉस्फेट, जय पदार्थ और नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। भारत में जनरली सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। क्लियर है कि नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं तो इतना क्लियर है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, जब ज्वालामुखी फूटते तो क्या निकला, लावा। लावा निकला वो क्या हुआ, ठंडा। ठंडे होने के बाद क्या बनी, चट्टानें, और उन्हीं चट्टानों में जब क्या हुआ, अपरदन हुआ तो क्या बना, या अपक्षरण हुआ तो क्या बना, उसमें काली मिट्टी का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का जो प्रकृति है, नेचर है, वो कैसा है, तो काली मिट्टी क्षारीय है। क्षारीय मतलब क्या होता है, पीएच मान होता है। तो क्षारीय होने के कारण इसका पीएच मान है 7.5 से 8.5। कितना पीएच है, क्षारीय प्रकृति की है, पीएच कितना है, 7.5 से 8.5 काली मिट्टी का क्या है, पीएच है। जो काली मिट्टी है ये सूखने के बाद इसमें दरारें हो जाती हैं। क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी दरारें हो जाती हैं, और दरारों के कारण ये फट जाती है। इस कारण इस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक अच्छी होती है। तो अगर पूछा जाता है काली मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त खेती किसकी होती है, याद रखना, ऐसे यहाँ गेहूं भी उगाया जाता है, सोयाबीन भी उगाया, लेकिन उपयुक्त मतलब कोई एक फसल के लिए ज्यादा मेहनत की आवश्यकता ना करना पड़े और वहां खेती अच्छी हो जाए। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी के नाम पूछे जाते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी आप समझ चुके होंगे क्यों कहा जाता है। ज्वालामुखी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है, करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, काली मिट्टी के नाम। अब काली मिट्टी को भी मध्य प्रदेश में 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, तो इसी मैप में मैं बता दे रही हूं आपको। ये यहाँ है साधारण काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी। इसके अलावा जो ये क्षेत्र आ जाता है, ये यहाँ आ जाएगा छिछली काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। और यहाँ आ जाता है गहरी काली मिट्टी। ये क्षेत्र हुआ आपका गहरी काली मिट्टी। तो हमने काली मिट्टी को कितने भाग में बांट लिया, 3 भाग। कौन कौन से, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। यहां तक क्लियर है। शुरुआत करते हैं साधारण काली मिट्टी। तो एरिया वाइज आप यहां भी देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा एरिया वाइज क्षेत्रफल में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी, काली। अब काली में भी कौन सी मिट्टी, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो काली में भी सर्वाधिक जो मिट्टी है वो कौन सी है, साधारण काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी सर्वाधिक मिट्टी है मध्य प्रदेश में। अब साधारण जो काली मिट्टी है इसका एरिया कितना है, तो साधारण काली मिट्टी का एरिया मध्य प्रदेश में है 400 लाख एकड़। कितना है, 400 लाख एकड़ में ये फैली हुई है। कौन सी मिट्टी, साधारण काली मिट्टी। और ये टोटल काली मिट्टी का कितने प्रतिशत है, 37%। टोटल काली मिट्टी मध्य प्रदेश में टोटल है 47% तो 47% का 37% केवल कौन सी मिट्टी है, साधारण काली मिट्टी है। अब मैंने अभी कुछ दिन पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाया, पठार। क्वेश्चन समझना कैसे बनते हैं। सबसे पहले काली मिट्टी, सर्वाधिक जो मिट्टी है वो कौन सी है मध्य प्रदेश में, काली। इसके नाम पूछे जाते हैं, इसका किन चट्टानों के टूट फूट से निर्माण हुआ ये पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है इनमें से कितने प्रकार की है, इसमें भी अगर साधारण काली तो इसका कितना प्रतिशत है,
ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके अलावा पूछा जाता है पठार। मैंने पठार का जो टॉपिक बताया उसमें ही बताया था कि क्वेश्चन उसमें रिलेट किए जाते हैं, 2 से 3 4 टॉपिक उसमें ऐड करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो आप ये बता पाओगे कि साधारण काली मिट्टी कितने पठारों में फैली हुई है। क्लियर है? तो यहाँ मुख्य रूप से आपको पता है यहाँ पर है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा। अच्छा, यहाँ मैंने आपको मध्य भारत बताया था, तो देखिए नीमच वगैरह एरिया, मंदसौर का एरिया भी किस में आ रहा है आपका? साधारण काली मिट्टी। तो मालवा के अलावा ये किस एरिया में आ रही है? थोड़ा सा एरिया इसमें मध्य भारत का पठार भी आ रहा है। अगर आपने पठार का मेरा क्या देखा है, वीडियो देखा है, तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। तो काली मिट्टी मुख्य रूप से तो मालवा में फैली है, साधारण काली मिट्टी भी मुख्य रूप से किसमें फैली है? मालवा में, लेकिन थोड़ी सी किसमें फैली है? मध्य भारत में भी फैली हुई है। अब इसके अलावा अगली जो आपकी मिट्टी आती है वो आती है गहरी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी आती है? गहरी काली मिट्टी आती है। तो गहरी काली मिट्टी भी इसी का पोर्शन है। गहरी काली मिट्टी का जो प्रतिशत है, टोटल जो 47% होता है उसमें से 3.5% एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इसका भी पूछा जाएगा। तो ये किस पठार में है? अब मैंने आपको नीचे एक पठार बताया था, जो कौन सा था? सतपुड़ा मैकाल। तो गहरी काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ है? सतपुड़ा मैकाल। लेकिन छोटा सा एरिया, अलीराजपुर और बड़वानी का एक छोटा सा एरिया आ रहा है, ये क्या है आपका? नर्मदा सोन की घाटी भी है। इसके अलावा कुछ पोर्शन इसमें मालवा का भी आ रहा है। किसका आ रहा है? मालवा। मालवा बहुत ही छोटा सा पठार, इसके अंतर्गत गहरी काली के अंतर्गत बहुत ही छोटा पोर्शन। तो ये गहरी काली मिट्टी, टोटल काली मिट्टी की कितना प्रतिशत? 3.5। पठार मुख्य रूप से कौन सा? सतपुड़ा मैकाल। इसके अलावा कुछ पोर्शन नर्मदा सोन घाटी और बहुत ही कम पोर्शन मालवा का पठार। तो ये कौन सी मिट्टी हो गई? गहरी काली। अब अगला पोर्शन कौन सा आता है? छिछली काली मिट्टी। छिछली काली मिट्टी मुख्य रूप से किसमें पाई जा रही है? ये पाई जा रही सतपुड़ा मैकाल में। किसमें पाई जा रही है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत। ये टोटल काली मिट्टी का 7.1% क्षेत्रफल पर है। कितने पर है? टोटल एरिया 7.1% क्षेत्रफल पर ये मिट्टी पाई जा रही है। अब इसके अलावा इसके क्या पूछ ले जाते कई बार? जिले। जिले का क्या क्वेश्चन आएगा? जैसे उन्हें पूछ लिया, अब इसका आंसर आप कमेंट में बता देना, ठीक है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ इसमें कि जो आपका बुरहानपुर है, बुरहानपुर में कौन सी मिट्टी है? अगर ऑप्शन आपको क्या दे दें? साधारण काली, गहरी काली, छिछली काली या लाल पीली, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? इसे आप कमेंट्स बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने जिलों का वीडियो आपको बता दिया है सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सी मिट्टी क्लियर हो गई आपकी? काली मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जा रही है। क्लियर है कि नहीं है? है ना? और सबसे ज्यादा जो सिंचाई सिंचित है या सिंचाई धारण करने वाली है वो कौन सी मिट्टी है? वो है आपकी कौन सी? काली मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं। आगे आती है आपकी कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पढ़नी है हमें? जलोढ़ मिट्टी। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी का एरिया कौन सा आ रहा है? तो जलोढ़ मिट्टी का ये एरिया कौन सा है? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी आ रही है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ इसका नाम ही है, जल। नाम ही से समझ में आ रहा है किससे? जल। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पानी के बहाव से हुआ है। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश के कहाँ है? ऊपरी हिस्से, उत्तर के हिस्से में, मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नदियां हैं और उत्तर प्रदेश की नदियां कहाँ से आ रही? हिमालयी नदियां हैं। नदियों का चैप्टर में बताएंगे। तो हिमालयी नदी, हिमालय से आ रही है नदियां। हिमालय से जो नदियां बहाकर आती है वो क्या लेके आती है? मलबा। क्लियर है? जलोढ़ लेके आती है, मलबा लेके आती है, और मलबा क्या करती जाती है? अपने साइड में करती है, नदियां आगे बहती जाती हैं। जब मलबा साइड में होता है तो वो किसका रूप धारण करता है? वही कौन सी मिट्टी कहलाती है? आपकी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो वही मिट्टी खिसक के कहाँ आ गई है? मध्य प्रदेश के उत्तरी एरिया में आ गई है, जिसे हमने क्या नाम दिया? जलोढ़ मिट्टी। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई, नदियों के द्वारा, बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। क्लियर है? अब जलोढ़ मिट्टी का पठार कौन सा बताया मैंने? मध्य भारत मुख्य रूप से।
अब इसके जिले अगर पूछे जाते हैं तो जिले आप बताइए कौन से होंगे। बिल्कुल सही, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, कुछ पोर्शन शिवपुरी, ये सारा किसके जिले होंगे, जलोढ़ मिट्टी के। अब जो जलोढ़ मिट्टी है नदियों के द्वारा बहाकर लाई जा रही है, ये उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है। इसका पीएच न्यूट्रल मतलब कितना 7, इसका पीएच कितना होता है 7 होता है। और ये कैसी है, क्षारीय है। ये उदासीन मिट्टी है, उदासीन मतलब 7 इसका क्या होगा पीएच होता है। इसके अलावा आता है इसमें कौन सी मिट्टी कौन सी फसल उपयुक्त है। तो ये मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, ये मिट्टी उपयुक्त है केवल गन्ने की फसल के लिए, लेकिन इसके अलावा इसमें सरसों भी उगाई जाती है, गेहूं भी उगाया जाता है और भी इसमें फसल, लेकिन उपयुक्त अगर पूछा जाता है तो ये किसके लिए है, कपास के लिए काली मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त किसके लिए है, गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, लेकिन इसके अलावा गेहूं, सरसों, जौ वगैरह भी उगाया जाता है। तो ये कौन सी मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी। अगली मिट्टी पर आते हैं, अगली मिट्टी होती है आपकी लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी जो है मुख्य रूप से देखिए पठार कौन सा है, मुख्य पठार बताना है, पठार का वीडियो आगे है। तो मुख्य रूप से जो पठार है ये बघेल खंड का पठार, कौन सा है, बघेल खंड। इसके अलावा सतपुड़ा मैकाल का भी थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो पठार है वो कौन सा है, बघेल खंड के पठार में लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब पूछा जाता है लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो यहाँ पर गोंडवाना की चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं, गोंडवाना की चट्टानें हैं। लाल पीली मिट्टी का निर्माण, जैसे कि आपकी काली मिट्टी है, काली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, लोहा। सर्वाधिक मात्रा में क्या है काली मिट्टी में, लोहा पाया जाता है। तो वही मिट्टी यहाँ आई, इस मिट्टी में लोहा जब पाया गया तो लोहे ने जब किससे क्रिया कर ली, ऑक्सीजन से। जब लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, लौह ऑक्साइड बनाएगा। लोहे ने किससे क्रिया की, ऑक्सीजन से। तो उसी जो काली मिट्टी का लोहा है जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो फेरिक ऑक्साइड लौह ऑक्साइड बनाता है, लौह ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, लाल। तो मिट्टी कैसी हो गई, लाल। अब मैंने लिखा पीली भी है, लाल पीली कंफ्यूजन, मैडम आप लाल पीली बोल रही हैं तो ध्यान से समझना। जब काली मिट्टी में उपस्थित लोहा किससे क्रिया करता है, वातावरणीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, लौह ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। तो कलर कैसा हुआ, लाल। अब यही लाल मिट्टी में जब पानी की अधिकता हो जाती है, नमी ज्यादा हो जाती है, तो उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीली मिट्टी हो जाती है। कैसी हो जाती है, पीली। तो किस मिट्टी का निर्माण हुआ, लाल पीली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अब किस पठार में पाई गई है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक बघेलखंड में पाई जाती है। अब इसके अगर जिले पूछे जाते हैं तो जिले आपको दिख रहे होंगे, शहडोल, अनूपपुर है, उमरिया है। इसके अलावा सीधी सिंगरौली वाला पोर्शन, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये पोर्शन किसका है, लाल पीली मिट्टी का। अब पूर्वी मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी है, और पूर्वी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खेती किसकी होती है, धान, चावल जानते होंगे आप। तो लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये किसके लिए है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ये जो मिट्टी है ये मिट्टी अम्लीय से क्षारीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय से क्षारीय। प्रकृति कैसी है, अम्लीय से क्षारीय मिट्टी होती है। तो इसका पीएच कितना होगा, 5.5 से इसका पीएच होगा 8.5। 5.5 से कितना इसका पीएच होगा, 8.5। इस मिट्टी का क्या होगा, पीएच। इसके जिले बता दिए, पठार बता दिया, पीएच बता दिया, निर्माण कैसे होता है ये भी बता दिया, किस कौन सी फसल इसके लिए उपयुक्त है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कौन सी मिट्टी हुई है, लाल पीली। अगली मिट्टी आती है मिश्रित। कौन सी मिट्टी आती है, मिश्रित मिट्टी। नाम से ही समझ में आया, मिश्रण। मिश्रण मतलब कैसा मिश्रण, तो यहाँ से काली मिट्टी, यहाँ से लाल पीली मिट्टी, यहाँ से कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, और यहाँ से कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी आ जाती है। तो दो मिट्टियों का यहाँ सम्मिश्रण हो जाता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी समझ में आया, नाम से ही समझ में आ रहा है, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण के कारण ही इसे कौन सी मिट्टी कहते हैं, मिश्रित।
अब ये एरिया कौन सा है, मैंने ये पठार कौन सा बताया था, बुंदेलखंड का पठार। मुख्य रूप से कौन सा, तो मुख्य रूप से ये पठार कौन सा आ जाता है आपका, बुंदेलखंड का पठार। तो मिश्रित मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। अब इसके जिले कौन से हैं, तो आप देख रहे होंगे इसका जो जिला है वो है टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह। ये वाला पोर्शन सागर याद रखना, सागर में काली मिट्टी भी पाई जाती है और मिश्रित, थोड़ी सी मिश्रित मिट्टी छतरपुर, ये मिश्रित मिट्टी से रिलेटेड एरिया आएगा। मिश्रित मिट्टी में कौन सा अनाज या क्या कौन सी फसल उपयुक्त होती है, तो मोटा अनाज इसमें उपयुक्तता से उगाया जा सकता है। मोटा अनाज कई बच्चों को नहीं पता, मोटा अनाज, तो मोटा अनाज होता है ज्वार, बाजरा, मक्का, ये क्या कहलाता है आपका, मोटा अनाज। मोटा अनाज किसमें उपयुक्त उगाया जाता है, ये होता है मिश्रित मिट्टी में। चलिए, तो मिश्रित मिट्टी। अब आप पूछेंगे इसका पीएच कितना है, तो अब जब ये 2 या 3 मिट्टियों से मिलकर बन रही है, क्या इसका पीएच निर्धारित कर सकते हैं, आप ही मुझे बताइए। क्या कभी मिश्रित मिट्टी का कोई 2 चीजें मिलती है तो उसका पीएच निर्धारित, जो अम्लीय और क्षारीय है, नहीं। क्लियर है, तो इसका पीएच निर्धारित नहीं किया जा सकता। किसका, मिश्रित मिट्टी का पीएच निर्धारित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, तो अगली मिट्टी, अब अगली मिट्टी आती है कछारी, जो कि मैंने मैप में नहीं बनाई, आपको दिख रहा होगा। क्लियर है, कछारी मिट्टी का जो निर्माण होता है बाढ़ के द्वारा, जब नदियां क्या बहाकर ला रही हैं, मिट्टी बहाकर ला रही हैं, वो कौन सी मिट्टी कहलाएगी, कछारी। इसका एरिया बताया गया है, जो एरिया इसका है तो वो है मुरैना, श्योपुर, भिंड, ये शिवपुरी, ये वाला एरिया कछारी मिट्टी का है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। जब इतनी सारी नदियों के द्वारा बहाकर नदियों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है बाढ़ के दौरान, तब वो, अब बाढ़ मतलब आप ये मत समझना कि वहां जनधन की हानि हो गई, मकान गिर गए हैं, लोग बह गए हैं। बाढ़ का मतलब भी समझिए, बाढ़ हमेशा, नदी की बाढ़ मतलब पानी का लेवल क्या हो जाना, बढ़ जाना। क्लियर है, बाढ़ का मतलब होता है पानी का, नदी में जो पानी है उसका लेवल बढ़ जाना, वो कहलाता है बाढ़ आ जाना। क्लियर है, तो ये बाढ़ हर साल कब आती है, बरसात के दिनों में ये बाढ़ आती है, और तब नदियों में बहाव तेज होता है, जिसके कारण क्या आती है, मिट्टी अपरदन ज्यादा होगा और मिट्टी क्या आ जाएगी, बह के आ जाएगी, जिसे कौन सी मिट्टी कहा जाएगा, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी कहाँ मिलेगी आपको, नदियों के किनारे। अब नदियों से जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है उसका पीएच कितना होता है, तो उसका पीएच क्या होगा, न्यूट्रल है, उदासीन, प्रकृति उदासीन है, तो पीएच कितना होगा, 7 होगा। नदियों के किनारे पाए जाने के कारण इस मिट्टी में जनरली क्या उगाया जाता है, इसमें तरबूज, खरबूज, ये वाली फसलें भी उगाई जाती है। इसके अलावा गन्ना, सरसों, थोड़ा ये उगाया जाता है, इसके लिए ये उपयुक्त है। तो कछारी मिट्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, अब अगर हमें पूछा जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत मिट्टी कौन सी है, तो वो है काली। अगर पूछा जाता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, आपको दिख रहा होगा कि काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, हमने 3 भागों में काली मिट्टी को बांटा है। क्लियर है, मैंने आपको बताया था कि काली मिट्टी जब सूखती है तो बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं, तो इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। आपको पता है गर्मियों के दिनों में काली मिट्टी में दरारें आती हैं, गर्मी के बाद क्या आता है, बरसात, तो इन दरारों के माध्यम से पानी इजीली कहाँ चला जाता है, इनके अंदर, तो जल धारण, और उसमें क्या कल्टीवेशन कर दिया जाता है, हल चला दिया जाता है, जिससे जो दरारें हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो पानी अंदर ही क्या हो जाता है, सेव कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है, किस मिट्टी में, काली मिट्टी में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है मृदा अपरदन। कौन सा है, मृदा अपरदन, इसे ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मृदा अपरदन होता क्या है, सॉइल इरोजन कहते हैं इसे। तो सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन होता क्या है, जब नदियां बहुत तेज बहाव के साथ चट्टानों में क्या करती हैं, चट्टानों को क्या कर देती हैं, क्षरण कर देती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। बहा कर ले जाती हैं, चट्टानों को तोड़कर और क्या कर लेती हैं, बहा कर ले जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। मध्य प्रदेश में नदियां सारी अपरदन करती हैं, चाहे वो परसेंटेज कम हो या ज्यादा, लेकिन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक
जो मृदा अपरदन करने वाली नदी है वो कौन सी है? चंबल। कौन सी नदी है? चंबल नदी है जो सर्वाधिक मृदा अपरदन कर रही है। इस नदी ने लगभग 6 लाख एकड़, कितनी? चंबल नदी ने लगभग 6 लाख एकड़ भूमि पर खड्ड बना के रख दिए हैं। जो चंबल में डाकू रहते हैं वो इन्हीं खड्डों में होते हैं और यहाँ पर ना तो कोई पेड़ पौधे उगते हैं ना ही कोई खेती की जा सकती है। तो ये भूमि कैसी है? बीहड़। इसे क्या बोल देते हैं? बीहड़। कोई उपयोग की भूमि नहीं है। क्लियर है? तो मृदा अपरदन आपको समझ में आया। सर्वाधिक मृदा अपरदन कौन सी नदी कर रही है? चंबल। मुख्य रूप से कहाँ ये मृदा अपरदन हो रहा है? तो ये चंबल के संभाग में श्योपुर, मुरैना, भिंड में ये सर्वाधिक मृदा अपरदन कर रहा है। मृदा अपरदन के नुकसान क्या होते हैं? यहाँ खेती नहीं हो पाती, यहाँ पेड़ पौधे नहीं लगा सकते। अब आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन लगातार नदियों के बहाव के कारण यहाँ पर गहरे गहरे खड्ड बन जाते हैं, नालियां बन जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? अवनालिका। पूछा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन। अब अगर आपसे पूछा जाता है मृदा अपरदन को एक और किस नाम से जानते हैं, तो रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मृदा अपरदन क्लियर है? अब आपने शब्दों पर ध्यान दिया होगा, मैंने 2 शब्द उपयोग किए, एक अपरदन और दूसरा अपक्षरण। क्लियर है? अपरदन और अपक्षरण। इसे और समझ लेते हैं। अपरदन अपक्षरण में थोड़ा सा अंतर है वही चट्टानों की टूट फूट। अपरदन, नदियां जब चट्टानों को तोड़कर बहाकर ले जाती हैं वो है अपरदन। नदियां चट्टानों को तोड़कर बहाकर ले गई, क्या है? अपरदन। अब चट्टानों में बारिश, धूप, हवा के कारण जब चट्टानें खुद क्या हो रही हैं? टूट रही हैं और नीचे उसी चट्टान के नीचे इकट्ठा हो रहा है उसका मलबा, वो क्या कहलाता है? अपक्षरण। अपरदन और अपक्षरण समझ में आया? बहाकर ले गए अपरदन, और जो चट्टान टूटी और वहीं के वहीं उसका मलबा गिर गया वो क्या है? अपक्षरण। तो ये कौन सा टॉपिक फिनिश हुआ आपका? मध्य प्रदेश में मिट्टियां। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आपको क्वेश्चन का क्या देना है? आंसर देना है। अब आप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो जाए। चलिए, तो अगर वीडियो ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृदा अपरदन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मृदा संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है मृदा ह्यूमस, तीसरा ऑप्शन है रेंगती हुई मृत्यु और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।